हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और इस वीडियो से जो है आपका 20 में 20 नंबर जो है बिल्कुल पक्का होने वाला है साइंस में, ठीक है? तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है? और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है? आई होप आप सभी को पता होगा, क्योंकि आपका टाइम जो है अब लगभग खत्म ही होने वाला है। अभी अक्टूबर चल रहा है, मतलब आपके पास 4 मंथ और बचे हैं। मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पेपर होना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अनंत, और ऑप्शन नंबर सी में है 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है -25 सेंटीमीटर, ठीक है? तो देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है क्या, अनंत होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक व सीधा, ऑप्शन नंबर बी में है आभासी व सीधा, ठीक है? और ऑप्शन नंबर सी में है आभासी व उल्टा, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, वास्तविक व उल्टा होता है। तो देखिए, जो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो होती है आभासी व सीधा होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है किसका दृष्टिकोण यानी किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अवतल दर्पण का, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, उत्तल लेंस का, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा है दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है उसका दृष्टि क्षेत्रफल क्या होता है, वो सबसे अधिक होता है। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में आपसे पूछा जा रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी किसके लिए। ऑप्शन नंबर ए में है लाल रंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पीले रंग के लिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बैगनी रंग के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, हरे रंग के लिए। तो अब सभी लोगों को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा, ठीक है, कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम पूछा है। तो अधिकतम जब भी पूछेगा तो आप बताएं क्या, बैगनी रंग के लिए। यानी बैगनी रंग के लिए क्या होता है, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी अधिकतम होता है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सवाल दिया गया है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, सवाल में कैसे हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। आप सभी लोगों को पता होगा कि वक्रता त्रिज्या को जो हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? किससे डिनोट करते हैं, तो आर से। यानी वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, तो आर से। यानी आर की जो वैल्यू होगी, यानी आर बराबर हमें दे दिया है, कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू है। और पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं, यानी एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा एक फार्मूला होता है फोकस दूरी एफ बराबर आर, और बट्टे में होता है क्या, 2 होता है। तो आर की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 20 दिया गया है, और बट्टे में कितना दिया गया है, तो 2 है, तो 2 लिख दीजिए, बराबर 2 से काट दीजिएगा तो 2 से ये कितने बार में कट जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर। यानी आप बोल सकते हो एफ की जो वैल्यू है हमारा निकल गया है कितना, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो 10 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये दो, जो ये 10 सेंटीमीटर आया है ये प्लस में आया है, तो ये पॉजिटिव वाला हम आंसर लेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवें को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठवें, ये क्वेश्चन नंबर छठवा है। क्वेश्चन नंबर छठवा में दिया गया निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या पूछा जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्षमता यानी कि पी, पावर पूछ रहा है आपसे, ठीक है?
तो देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हमको यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है और हमसे पूछ रहा है क्या, क्षमता की वैल्यू। तो आप सभी लोगों को पता होगा एक फार्मूला होता है क्षमता यानी कि P बराबर और कितना होता है तो 100 और बटे में क्या होता है तो F होता है। ये फार्मूला है, ये आप F है, ठीक है, इसको आप T ना समझे, ये F है। तो देखिए क्या होगा, 100 तो ऊपर ही रह जाएगा और बटे ये एफ की वैल्यू आपका दिया गया है 50, यहाँ से दिया गया है 50 से काटेंगे तो ये 2 बार में जो है कट जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी क्षमता निकलेगी वो निकल जाएगी 2 डायोप्टर। ये क्षमता का मात्रक क्या होता है तो डायोप्टर होता है। डायोप्टर को आप डी से भी नोट करते हैं या फिर डायोप्टर लिख भी सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर, ठीक है, जो कि ये भी एक सवाल ही है। इसमें पूछा जा रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर फोकस दूरी बोला है, क्या बोला है, फोकस दूरी बोला है। तो फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं, आपको पता ही होगा। तो फोकस दूरी का मान हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया। पूछ रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आर की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए हमको फोकस दूरी की वैल्यू दे दिया है, यानी एफ का वैल्यू जो है दिया है, एफ, इसको एफ बना दीजिए। कितना दिया है तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, 10 सेमी दिया गया है। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है और पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या यानी आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो अब फार्मूला आपका हो कैसे क्या हो जाएगा, तो जब आपका त्रिज्या पूछ रहा है तो आर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा। तो आर की वैल्यू दिया नहीं तो आर को हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एफ की वैल्यू कितना दिया गया 10 दिया गया तो 10 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आर बराबर 2 से गुणा जब कराएंगे 10 में तो यहाँ पर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या की वैल्यू हमारा निकल गया 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 20 सेंटीमीटर जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा क्या जा रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। यानी इस सवाल में आपको वक्रता त्रिज्या की वैल्यू दिया है और पूछ रहा है फोकस दूरी। तो आपको देखिए करना क्या होगा भाई, फोकस दूरी हमको पूछ रहा है तो यानी कि फोकस दूरी की वैल्यू हमें नहीं दिया है, यानी यह बराबर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू हमें दिया गया, कितना दिया गया भाई, तो आर की वैल्यू दिया गया हमें 32 सेंटीमीटर दिया गया है। और पूछ फोकस दूरी का रहा तो फार्मूला एफ बराबर होता है क्या, एफ बराबर आर और बाई में क्या होता है 2 होता है। तो एफ बराबर आर की वैल्यू कितना दिया गया है तो 32 दिया गया है और बटे में क्या हो जाएगा तो बटे में हो जाएगा 2। तो अगले स्टेप पे क्या करिएगा फिर, एफ बराबर 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 16 सेंटीमीटर बार में, यानी कि एफ की जो वैल्यू आपका निकल गया कितना निकला तो 16 निकल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका 16 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस, ठीक है, बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं नहीं किया जा सकता, ये आपसे बोल रहा है। तो देखिए इसमें मतलब कि क्या पूछा जा रहा है, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्या, जल। ऑप्शन नंबर बी में है कांच। ऑप्शन नंबर सी में है प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या बोला था कि लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, नहीं, निगेटिव पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो तो हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आई माइनस आर, ये आई है माइनस आर है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में आई प्लस आर है और इसमें दिया गया आई इंटू आर है, यहाँ पर है साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है आपतन कोण आई तथा परावर्तन परावर्तन कोण आर हो तो अपवर्तित किरण होगा। तो अपवर्तित किरण जो आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तो आई माइनस आर वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2A पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए भाई जब देखिए
यहाँ पर 2F पर रखा जा रहा है कोई भाई देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस के सामने क्या कर रहा है, वो वस्तु 2F रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उस कंडीशन पे जो कैसा बनेगा, तो 2F पर बनेगा। कैसे बनेगा, तो 2F पर बनेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है क्या जल से, और ऑप्शन नंबर सी में है वायु से। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया पर्ण रहित के विघटन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जल से। यानी आप ये बोल सकते हो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है तो जल से निकलती है। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से आप देख सकते हो, इसमें दिया गया मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी में है 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी में है 4 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी में है क्या 5 जोड़ी, ठीक है 5 जोड़ी। तो मनुष्यों में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो भाई 3 जोड़ी होती है। आप अच्छे से इसे नोट कर लेना, क्योंकि बायो का क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आप पढ़ने पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होगी। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो पता होगा पहले से। तो मनुष्य में दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो होता है 20 यानी 20 होता है। समझ रहे हैं इस बात को, कितना होता है, तो 20 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है यकृत स्त्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए में है लार में, ऑप्शन नंबर बी में है जठर रस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया पित्त रस, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया अग्नाशय का रस, ठीक है। तो देखिए ये जो यकृत होता है वो स्त्रावित करता है कहाँ पे, तो पित्त रस, ठीक है, पित्त रस को स्त्रावित करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो 16 का क्वेश्चन है उसका आंसर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है। तो ये आपसे पूछना चाहता है क्वेश्चन कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा भाई देखिए विटामिन ए विटामिन बी दो दो का जोड़ा दिया ना, तो उसमें कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील हो जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील हो जाता है। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर स्टार भी कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में सिंपली में ये पूछेगा कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील हो जाता है, मतलब, ठीक है। तो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण निभाता है वो कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए में है उत्सर्जन में, ऑप्शन नंबर बी में है श्वसन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या पाचन में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है वृद्धि में, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या श्वसन में। यानी आप ये बोल सकते हो हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है तो श्वसन में निभाता है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ये क्वेश्चन काफी सरल है, काफी महत्वपूर्ण भी है आपके बोर्ड एग्जाम से। तो इस क्वेश्चन को आई होप आप सभी लोगों को पता होगा पहले से, ठीक है। तो विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है संतरे को, ऑरेंज को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है क्या, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है क्या, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जल का वहन, ऑप्शन नंबर बी में क्या है भोजन का वहन, ऑप्शन नंबर सी में अमीनो अम्ल का वहन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है ऑक्सीजन का वहन। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 ये रहा, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20-20 क्वेश्चन का जो है यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाला है, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हमने 20 MCQ क्वेश्चन ही लिया है यहाँ पर। तो देखिए जाइलम में उत्तरदायी होता है, क्या होता है, तो जाइलम में उत्तरदायी होता है जल का वहन जो है उत्तरदायी होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।